हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर से कड़वी स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ, केस हमारा है सुप्रीम कोर्ट का। और इस केस में जो मुद्दा है वह मुद्दा है दहेज मृत्यु को लेके। तो दहेज मृत्यु में एक पर्सन को जमानत दी गई थी, जो कि जमानत को रद्द कराने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक याचिका डाली गई थी। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें और यह बात विस्तार से जानें कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द किया कि नहीं, या फिर क्या ऐसा मामला था जो पर्सन को मिले हुए जमानत को रद्द कराने की बात की जा रही थी। तो इस दहेज मृत्यु के पूरे केस को हम लोग विस्तार से जानते हैं। देखिए, यह केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मृत्यु को लेकर के बहुत ही आवश्यक टिप्पणियां की हैं, जिसको मतलब यह बात जानना बहुत जरूरी है कि दहेज मृत्यु में कहां पे पर्सन को जमानत मिल सकती है, कहां पे नहीं मिल सकती है। यह सब बातों को भी हम इस केस के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें। जैसा कि जो यह केस रहता है दहेज मृत्यु का, कि सास ससुर के ऊपर दहेज मृत्यु का केस किया गया था। जैसा कि शादी के 2 साल के अंदर ही महिला की मृत्यु हो गई थी और एफआईआर में यह सब आरोप लगाए गए थे, और यह भी कहा गया था कि इस महिला की मतलब उसके घर में 2 साल के अंदर ही, शादी के 2 साल के अंदर ही मृत पाया गया था। और यह भी बात मतलब कही गई थी कि सास ससुर और घर के और लोग महिला को 2 सालों से, शादी के बाद से ही बहुत प्रताड़ित करते थे, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। तो यहाँ इसीलिए जो है दहेज मृत्यु का केस लगाया गया था सास ससुर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सास ससुर को जमानत दे दिया था। तो इसी मतलब जमानत को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास यह केस जाता है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें और जाने कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। क्या उन्होंने सास ससुर की जमानत को रद्द किया या नहीं, और दहेज मृत्यु को लेके और क्या अहम टिप्पणियां यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने किया। जैसा कि इस केस की सुनवाई 2 जजों की खंडपीठ कर रही थी, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ थी। जब उन लोगों ने सारे गवाहों, परिस्थितियों, सबूतों सबको देखा और जाना, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या जजमेंट दिया। जैसा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दहेज मृत्यु एक गंभीर सामाजिक चिंता बनी हुई है। देखिए, चलिए थोड़ा सा कोर्ट के जजमेंट को जानने से पहले हम आपको दहेज मृत्यु के बारे में थोड़ा सा समझा दें। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जिनको इसके बारे में पता नहीं है कि यह क्या होता है। देखिए, जैसा कि आईपीसी का सेक्शन 304B जो होता है वो दहेज मृत्यु की बात करता है। क्या कहता है यह सेक्शन? यह कहता है कि शादी के 7 वर्षों के भीतर, यानी कि शादी के 7 साल के भीतर, यदि किसी महिला की जलने या शारीरिक चोटों के कारण या असामान्य परिस्थितियों में अगर मौत हो गई है और मृत्यु से पहले पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा महिला को क्या किया जाता था? उत्पीड़न मतलब किया जाता था। तो अगर ऐसा मामला रहता है तो वहां पे अगर महिला की मृत्यु 7 सालों के अंदर हो जाती है शादी के, तो दहेज मृत्यु माना जाता है। यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मृत्यु से पहले जो उत्पीड़न वाली बात रहती है उसका साबित होना। अगर यह बात साबित हो जाती है तो 7 साल के अंदर अगर महिला की मृत्यु होती है तो दहेज मृत्यु के अंतर्गत वो आ जाता है। तो यहाँ इस केस में यही हुआ था। तो सास ससुर को इसीलिए एफआईआर के द्वारा यह बात कही गई थी कि इन्होंने 304B मतलब अपने बहू के साथ ऐसा किया है उन्होंने। तो यहाँ पे चलिए आगे सुप्रीम कोर्ट के केस को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि जजमेंट उन्होंने क्या दिया इस केस में। तो यह कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दहेज मृत्यु एक गंभीर सामाजिक चिंता बनी हुई है। यानी कि जैसा देखिए, हमारे भारत देश में आज इतना ज्यादा मतलब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं और 21वीं सदी में हमारा भारत जो है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है।
लेकिन हमारे यहाँ जो दहेज की समस्या है वो अभी भी बनी हुई है। यहाँ इतना पढ़े लिखा, मतलब लोग इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, तब भी यहाँ पे दहेज को लेकर के आए दिन मतलब इस तरह के केस देखने को मिलते रहते हैं। दहेज मृत्यु हो या दहेज से संबंधित उत्पीड़न का केस हो, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो हमारे यहाँ देखने को मिलती रहती है। यही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दहेज मृत्यु एक गंभीर सामाजिक चिंता अभी भी बनी हुई है और अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे मामलों में जमानत दिए जाने की परिस्थितियों की गहराई से जांच पड़ताल करें। जैसा कि यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखिए, जब यह दहेज मृत्यु जो है हमारे यहाँ अभी भी अब समस्या जब बनी हुई है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अदालतों का कर्तव्य है कि वे ऐसे मामलों में अगर जमानत की कोई बात आए तो ऐसी परिस्थितियों की गहराई से जांच पड़ताल करें, तभी जमानत वगैरह दे। देखिए, दहेज मृत्यु यहाँ पे बहुत गंभीर समस्या है, यहाँ पे कोर्ट ने कहा। तो ऐसे जो केस होते हैं उसमें जमानत देते समय तथ्यों परिस्थितियों को ध्यान से देखने के बाद ही जमानत देना चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज मृत्यु के मामलों में अदालतों को व्यापक सामाजिक प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि यह अपराध सामाजिक न्याय और समानता की जड़ों पर प्रहार करता है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखिए, इस तरह का जो अपराध होता है वो सामाजिक प्रभावों के प्रति यहाँ पे कोर्टों को क्या करना है, सचेत रहना चाहिए, क्योंकि यह अपराध सामाजिक न्याय और समानता की जड़ों पर प्रहार करता है। यानी कि जो सामाजिक न्याय है और जो समानता की बात होती है उसकी जड़ों पर यह जो है, जो इस तरह का जो है अपराध है वो क्या करता है, प्रहार करता है। इसीलिए यहाँ पे कोर्ट को व्यापक सामाजिक प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी का सेक्शन 304B दहेज मृत्यु में अपराध की गंभीर प्रकृति और इससे होने वाले नुकसान के कारण कठोर मानक निर्धारित हैं। जैसा कि कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि जो यह 304B है वो गंभीर प्रकृति का अपराध है और इससे होने वाले जो नुकसान होते हैं वो बहुत व्यापक होते हैं, तो इसीलिए इसके लिए कठोर मानक निर्धारित किया गया है। यानी कि कठोर मानक निर्धारित किया गया है। इतनी आसानी से इन सब केसों में जमानत नहीं देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा जब महिला की शादी के महज 2 साल के भीतर ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, यानी कि पता नहीं चलता कि महिला की मौत कैसे हो गई है, संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत शादी के 2 साल के भीतर हो जाती है, तो न्यायपालिका को अधिक सतर्कता और गंभीरता मतलब दिखाना चाहिए था। यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि जब महिला की 2 सालों के अंदर ही शादी के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, तो यहाँ पे न्यायालय को क्या करना चाहिए था, न्यायपालिका को अधिक सतर्कता और गंभीरता दिखानी चाहिए थी। कि भाई सोचना चाहिए था कि गंभीर मुद्दा लग रहा है कि महिला संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई और शादी के 2 साल के अंदर हुई। और उसके साथ चलिए देखते हैं आगे कोर्ट ने क्या कहा। और कोर्ट ने कहा कि जमानत के मापदंडों का सतही प्रयोग न केवल अपराध की गंभीरता को कम करता है बल्कि दहेज मृत्यु की समस्या से निपटने के लिए न्यायपालिका के संकल्प में जनता का विश्वास भी कमजोर करता है। यहाँ पे देखिए, कोर्ट ने कहा कि जैसे इस केस में क्या हुआ था कि सतही रूप से ऐसे ही जमानत दे दिया गया था, यानी कि केस की गंभीरता को न देखते हुए ऐसे ही जो जमानत के सामान्य रूल है उसके अनुसार जमानत दे दी गई थी। इसी बात पे यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अपराध की यह इस तरह का जो जमानत के मापदंडों का सतही प्रयोग किया गया है, यह न केवल अपराध की गंभीरता को कम करता है बल्कि दहेज मृत्यु की जो समस्या है उससे निपटने के लिए न्यायपालिका को जो संकल्प है कि भाई हम दहेज मृत्यु को कम करेंगे, तो यहाँ पे उनके संकल्प में जनता का विश्वास भी कमजोर करता है। यानी कि जनता का विश्वास भी तो न्यायपालिका से उठेगा कि भाई इस तरह के गंभीर केसों में भी आसानी से जमानत मिल जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इफेक्ट जनता के ऊपर पड़ेगा ना, कि न्यायपालिका से जो भरोसा है वो भरोसा जनता का उठेगा। यहाँ पे यही कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्यों से पता चलता है कि सास ससुर ने सक्रिय रूप से शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा पहुंचाई है। यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो साक्ष्य मिले हैं उनसे ये बात पता चल रही है, जो रिकॉर्ड में मिले मतलब साक्ष्य वगैरह हैं वो सब यह बात बताते हैं
कि जो सास ससुर हैं उन्होंने शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा महिला को पहुंचाई है। ऐसे जघन्य कृत्यों के कथित मुख्य आरोपियों को जमानत देना न केवल मुकदमे को बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को भी कमजोर कर सकता है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ऐसे मतलब जघन्य अपराध के जो मुख्य आरोपी हैं आप उन्हीं को आसानी से जमानत देते रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुकदमे न केवल मुकदमे को बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को भी यह कमजोर कर सकता है। जनता का विश्वास भी कमजोर होगा और मुकदमे में भी कमजोरी आ जाएगी। आगे कोर्ट ने कहा कि सास ससुर की जमानत को यहाँ पे रद्द कर दिया जाए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सास ससुर की जमानत को रद्द कर दिया और क्या किया, और कहा कि इनको संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। सास ससुर को यहाँ पे कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए जो संबंधित न्यायालय है उनके समक्ष आत्मसमर्पण करने की बात कही। तो यह था सुप्रीम कोर्ट का दहेज मृत्यु को लेकर पूरा जजमेंट। देखिए, इस जजमेंट से हम लोगों ने यह बात समझी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है पूरे जजमेंट में कि अगर यह बात मालूम पड़ रही है तथ्यों परिस्थितियों को देख के सबूत गवाहों के द्वारा कि जो सास ससुर हैं यहाँ पे वह पूरी तरह से महिला को जो है मरने से पहले क्या करते थे, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रताड़ित करते थे। तो जब यह बात का प्रूफ है और 2 साल के अंदर ही महिला जो है की मौत कैसे होती है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, तो यहाँ पे मामला गंभीर है, तो गंभीर प्रकृति का है। तो यहाँ पे जो मुख्य आरोपी सास ससुर हैं उनको आसानी से ऐसे ही जमानत दे देना ठीक नहीं है, इसलिए इनकी जमानत को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।